सेकेंड ईयर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप्स और आप सभी को ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में 15 नंबर से 20 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 15 से 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही बना के आते हैं 20 नंबर में 15 सही बना के आते हैं तो डायरेक्टली आपको 15 मिल जाएगा, कोई काट छांट नहीं होता है। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, समय भी कम लेता है और जल्दी में ज़्यादा मार्क्स दे देगा। तो इसलिए चलिए हम सब टाइप्स का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पिछले जो है एक वीडियो आया था ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जिसमें हम लोग MSN 1 और MSN जो है 2 के बारे में हम लोग देखे थे। क्या चीज़? MSN 1 और MSN 2 को जो है हम लोग देखे थे। तो ये जो है वीडियो जो लोग नहीं देखे जाकर देखिए, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव, इसमें सारे के सारे पूछे गए जितने भी ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव था सबको हम लोग करे गए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग का और साथ में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है। 40-40 प्रश्न प्लस दोनों में लिया गया है। कितना? 40-40 प्लस जो है दोनों में लिया गया है। लगभग 85 से 86 प्रश्न होने वाला है। तो वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। पहले हम लोग यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का देखते हैं, फिर हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का देखेंगे आगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए शिशु के सिर पर पाए जाने वाले जल सोथी सूजन है। मतलब देखिए जो शिशु होता है, जो शिशु है उसके सर पर जो होता है, उसके सर पर जो जल सोथी जो सूजन होता है, जिसको हाइड्रोसेफलिस जो होता है, जिसको हम लोग ओडिमेटस स्वेलिंग कहते हैं, वह जो है क्या होता है? तो ये कैपुट सक्सेडेनम होता है। क्या होता है? कैपुट सक्सेडेनम होता है, जो कि शिशु के सिर पर जो जल सोथी सूजन होता है उसको कैपुट सक्सेडेनम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। दूसरा है मुख पाक, ओरल थ्रस किसके कारण होता है? बहुत ही VVI है। तो जो ओरल थ्रस होता है वो कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है। ओरल थ्रस मीन्स मुख पाक। तो याद रखिएगा, कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण मुख पाक होता है। नेक्स्ट है शिशु की खोपड़ी में और पेरिओस्टियम के बीच में रक्त का इकट्ठा होने को क्या कहते हैं? मतलब जो शिशु होता है, शिशु के खोपड़ी में और जो पेरिओस्टियम होता है उसके बीच में जो रक्त का इकट्ठा बन जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेफ्लोहेमेटोमा। क्या चीज़? सेफ्लोहेमेटोमा। याद रखिएगा वरना दिक्कत होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि शिशु के जो खोपड़ी होता है और पेरिओस्टियम के बीच अगर रक्त का इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेफ्लोहेमेटोमा बोलते हैं। क्या चीज़? सेफ्लोहेमेटोमा बोलते हैं। याद रखिएगा। देखिए हेमेटोमा, हेमो मतलब ब्लड के भी आ गया और रक्त का इकट्ठा है, इसलिए सेफेलोहेमेटोमा हो जाएगा आंसर। चौथा है डैश एक बहुत समान पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। मतलब यह कौन सा एक समान अस्थि विकृति है कि अस्थि जो होता है इसमें विकृति हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल है। तो क्लब फुट जो होता है, क्लब फुट ये होता है कि यह एक नॉर्मल समान होता है जो अस्थि विकृति हो जाता है, जिसमें अस्थि जो है भंग होता है, वो क्लब फुट होता है। पाँचवा है विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है। याद में रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। छठा प्रश्न है कि एंटेरियर फ्रंटले डैश से डैश में माह में बंद होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटेरियर जो फ्रंटले होता है वह कौन से कौन माह में जो है बंद होता है? तो 18 से लेकर 24 माह में यह क्या होता है? बंद होता है एंटेरियर फ्रंटले। याद रखिएगा। सातवां है पोलियोमिलाइटिस का उद्भवन काल कितना से कितना दिन होता है? तो देखिए जो पोलियोमिलाइटिस होता है ये जो होता है पोलियो का कारण होता है। पोलियोमिलाइटिस जो उद्भवन होता है पोलियो का इन्फ्लामेशन, मतलब पोलियो के कारण जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम लोग पोलियोमिलाइटिस बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी सफिक्स में आइटिस जोड़ देने से वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन कहा जाए तो कोई भी समस्या। तो पोलियोमिलाइटिस का जो उद्भवन इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 21 दिन होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि बच्चों को दस्त का पहला उपचार क्या है? देखिए बच्चों में जब दस्त होता है तो उसमें निर्जलीकरण होता है, तो उसमें पहला उपचार ORS का घोल दिया जाता है। नौवां है बच्चे में रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है, ये तो नॉर्मल है। 10वां है पोलियो वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? तो पोलियोमिलाइटिस से बचाता है। पोलियोमिलाइटिस से बचाता है कौन? पोलियो वैक्सीन। तो ये चीज़ें हैं। पोलियो वैक्सीन क्या है? एक ओरल होता है। चाइल्ड लेबर एक्ट वर्ष किस वर्ष पारित किया गया था? मतलब चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों को जो है लेबर मेहनत कराने से बचाया जाने के लिए कब जो है एक्ट पारित किया गया, नियम लाया गया? 1986 में। 12 है हीमोफीलिया एक परंपरागत इनहेरिटेड रूप से होने वाला गड़बड़ी है जो ब्लीडिंग होता है। हीमोफीलिया में होता यह है कि इसमें ब्लड जो थक्का होता है वो नहीं बन पाता है, कहीं भी कटने से होगा कि ब्लड जो है रेगुलर निकलते रहता है, ब्लीडिंग होते रहता है, तो ये होता है हीमोफीलिया।
नेक्स्ट है आपका 13 है बीसीजी डैश रूट द्वारा दिया जाता है। बीसीजी किस रूट द्वारा जो है दिया जाता है, तो सब क्यूटेनियस होता है। एक क्या होता है, एक आपका होता है मस्क्यूलर होता है, इंट्रा मस्क्यूलर होता है, सब क्यूटेनियस होता है, इंट्रा वेन होता है, आईवी इंट्रा स्पाइनल होता है। तो ये सब जो है दिया जाता है, उसी को रूट बोलते हैं कि किसके द्वारा कहाँ पे दिया जाएगा। तो बीसीजी जो होता है सब क्यूटेनियस रूट में दिया जाता है। 14 यहाँ पे है टीबी किस भी रोगाणु के एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है टीबी। 15 है मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को क्या कहते हैं। जो मेरुदंड होता है स्पाइनल जो कोड होता है उसको पार्श्व घुमाव को क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस बोलते हैं। क्या चीज़, स्कोलियोसिस बोलते हैं मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को, याद रखिएगा। स्कोलोसिस बोलते हैं मेरुदंड को, एस से स्पाइनल और एस से स्कोलियोसिस, याद रखिएगा। 16 है बेस शिशु जिनका जन्म गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले होता है उसे क्या कहते हैं, अपरिपक्व शिशु मीन्स प्री मेच्योर या प्री टर्म बेबी। मतलब देखिए 37 से 40 सप्ताह बनाया गया है कि इसके अगर बाद होता है तो जो है वो बेबी जो होगा वो क्या होगा, अच्छा माना जाता है। बट 37 सप्ताह से पहले अगर जन्म हो गया है बच्चा को तो वो प्री मेच्योर मतलब अपरिपक्व होता है, और अपरिपक्व में हो सकता है उसको जो है बहुत सारे फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो विकास पूर्ण नहीं हुआ रहता है, वही अपरिपक्व होता है। 17 है बीसीजी का टीका डैश की आयु तक लगाया जाता है। देखिए जो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, और ये बीसीजी का टीका 35 वर्ष तक जो है लगाया जाता है। 18 है प्लूरल स्पेस में पीव या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं, एम्पाइमा कहते हैं। देखिए जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें पीव या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं, एम्पाइमा कहते हैं। जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में जो प्लूरल होता है, प्लूरल के जो भाग होता है उसमें अगर पीव या मवाद बन जाता है तो उसको एपाइमा बोला जाता है, एम्पाइमा बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिशु जन्म होने के बाद प्रथम 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाले पिलापन दूध को क्या कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और वसा पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि बच्चा के लिए काफ़ी ऊर्जावान होता है। तो शिशु जन्म के 3 दिनों तक जो माँ का स्तन से जो पिलापन दूध निकलता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, बहुत शानदार है कि खसरे का टीका लगाने की आयु कितना है, 15 से 6 वर्ष तक। 15 माह से 6 वर्ष तक होता है। मैंने पहले बताया कि बीसीजी का टीका लगाने का कितना समय है, 35 वर्ष तक, और खसरे का टीका लगाने की आयु कितना दिन तक है, तो 15 माह से लेकर जो है 6 वर्ष तक खसरे का टीका लगता है। 21 है नवजात शिशु का समान वजन कितना होता है, लगभग जो है 2.5 kg से लेकर 2.8 किलोग्राम, ये समान वजन इतना माना जाता है, 2.8 किलोग्राम मतलब केजी। तो याद रखिएगा ये इन्फेंट बेबी का है। 12 है अपगार योग सबसे पहले डैश ने शुरू किया। मतलब जो अपगार जो चार्ट है वो सबसे पहले अपगार योग किसने लागू किया, तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने। वर्जीनिया अपगार के ही नाम से अपगार नाम दिया गया उस चार्ट को। मैंने पढ़ाया भी था कि अगर 10 आता है, 8 से 10 अगर योग होता है तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अपना से सब चीज़ खुद से वो वातावरण से तालमेल बैठा रहा है। अगर 5 से 7 आ रहा है मतलब बच्चा मीडियम कैटेगरी का है और वो जो है कहीं ना कहीं उसको हल्का थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है श्वसन में या वातावरण से संबंध स्थापित करने में। 5 से कम है मतलब बच्चा को बिल्कुल जो है इमरजेंसी है और उसको भर्ती कराना चाहिए, ये 5 से कम वाले का है। तो ये मैंने बता दिया। 23 है जब नवजात शिशु के दोनों गालों को छूने पर वह स्तन ढूंढने के लिए मुड़ता है तो इसे कौन सा रिफ्लेक्स कहते हैं। अब जो लोग रिफ्लेक्स पढ़े होंगे प्रतिवर्ष उसमें मैंने पढ़ाया था कि रूट रिफ्लेक्स, सक्शनिंग मतलब चूसन रिफ्लेक्स, उसके बाद होता है कि हथेली पकड़, उसके बाद होता है कि पाँव के उंगली पकड़। तो ये सब जो है हमने बताया था, तो मैंने बताया था मोनो रिफ्लेक्स। तो ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है रूट रिफ्लेक्स कि जब दोनों गालों के कोनों पर जब छुआ जाता है तो बच्चा स्तन या भोजन के लिए ढूंढता है, तो होता है रूट रिफ्लेक्स। ये हो गया। 24 नंबर देख सकते हैं, बहुत शानदार है कि 42 हफ्ते या इससे अधिक हफ्ते की अवस्था की आयु के बच्चे को क्या कहते हैं। देखिए 42 हफ्ते या इससे अधिक के हफ्ते को बच्चे के जो होता है जो उसको जो है हम लोग पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। देखिए 37 से लेकर 40 तक होता है तो बच्चा 37 से पहले हो गया, 37 सप्ताह पूरा होने से अगर पहले हो गया तो हो जाता है प्री टर्म बेबी मतलब प्री मैच्योर बेबी। और अगर 42 सप्ताह या इससे अधिक गर्भकाल के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसे पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं।
25 है टिटनेस होने का कारण क्या है, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी है, तो बार बार आता है। 26 है नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं, तो मेकोनियम कहते हैं, जो कि नवजात शिशु जो पहला मल त्यागता है उसे हम लोग मेकोनियम कहते हैं, याद रखिएगा, पूछता है ये सब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। 27 है तीव्र वात ज्वर मतलब एक्यूट रूमेटिक फीवर होने का कारण क्या है। देखिए एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, तो जो एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है, तीव्र वात ज्वर जो होता है उसका होने का कारण है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, आप लोग याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकस के कारण जो है रूमेटिक फीवर होता है, और ग्रुप ए का जो होगा स्ट्रेप्टोस्कोप वो होता है एक्यूट का, याद रखिएगा। 28 है क्षय रोग का कीटाणु कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 ब्रोंकियाई के प्रदाह को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ में आइटिस लगा देने से वो इन्फ्लामेशन यानी प्रदाह बन जाता है, उसी प्रकार से ब्रोंकाई में आइटिस लगा देंगे तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। 30 है नाभि के प्रदाह को क्या कहते हैं, अब हम लोग जानते हैं अम्बलिकल होता है, नाभि मीन्स अम्बलिकल होता है, और इस अम्बलिकल में अम्फ्लाइटिस हो जाएगा, क्या चीज़, नाभि में प्रदाह हो जाएगा, उसको हम लोग ओम्फ्लाइटिस बोलते हैं, क्या चीज़, ओम्फ्लाइटिस बोलेंगे, ओम्फेलाइटिस बोलेंगे नाभि के प्रदाह को। 31 है सूर्य के प्रकाश में विटामिन मिलता है, विटामिन डी, इसको याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट है RCH का पूरा नाम क्या है, ये हमने पढ़ाया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये होता है RCH का पूरा नाम। खसरा का वैक्सीन डैश महीने की आयु में लगता है, कितने महीने की आयु में लगता है, तो 9 से 15 महीने की आयु में जो है खसरे का टीका जो है वैक्सीन बच्चे में लगता है, 9 से 15 महीने की आयु में। उसके बाद है 34 है बच्चों की खाने योग्य पदार्थ को निरंतर खाते रहने की आदत को क्या कहते हैं, पीका कहते हैं। पीका एक जो है खाने का क्या है, आदत होता है, जिसमें बच्चा जो है बच्चे की ना खाने योग्य पदार्थ को निरंतर खाते रहने, देखिए पीका एक ऐसा मतलब पीका उसे कहते हैं जो बच्चे को भोजन नहीं करना चाहिए, उस भोजन को भी बार बार, उस पदार्थ को भी बार बार खाते रहता है, तो उससे जो है हम लोग पीका कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। 35 नंबर बहुत शानदार है कि एनकोप्रेसिस का मतलब क्या होता है, एनकोप्रेसिस का मतलब क्या होता है, एनकोप्रेसिस, एनकोप्रेसिस क्या चीज़, एनकोप्रेसिस, एनकोप्रेसिस, एनकोप्रेसिस का मतलब क्या होता है, एनकोप्रेसिस, एनकोप्रेसिस का मतलब क्या होता है, तो अनैच्छिक मल त्याग, मतलब इसमें आप अपने इच्छा से नहीं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा और बच्चा मल त्याग कर देता है, तो उसको एनकोप्रेसिस बोलते हैं। 36 है बिडाल टेस्ट किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, बिडाल टेस्ट टाइफाइड को लिए होता है। मेनिनजिस में सूजन को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, सूजन हो, इन्फ्लामेशन कुछ भी हो, उसमें चेंजेज होगा जो बीमारी को संकेत करेगा, तो उसमें जो है आइटिस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इन्फ्लामेशन, तो मेनिंजिस में आइटिस जोड़ देंगे तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि 38 बीमारी में डैश बीमारी में हेड सरकमफ्रेंस बड़ा हुआ होता है, मतलब जो सर होता है, सर का आकार बढ़ जाता है किस बीमारी में, तो वो होता है हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस में क्या होता है कि जो इसको हम लोग जलाशीर्ष या जल स्रोत कहते हैं, इसमें जो शिशु होता है उसका जो सर होता है उसमें पानी भर जाता है और उसका आकार जो है बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसेफलस। 39 है सर्जरी द्वारा अपेंडिक्स को निकालने को अपेंडेक्टोमी कहते हैं, हम लोग कल ही पढ़े थे, अपेंडिसाइटिस में पढ़े थे कि ये सर्जरी होता है जिसमें अपेंडेक्टोमी होता है। 40 है कि फाइमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या होता है, मीन्स फाइमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या होता है, तो सर्कुम्सन होता है, जो कि फाइमोसिस का सर्जिकल प्रबंध है, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट है, फाइमोसिस का वो होता है सर्कम्सन, ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट है फाइमोसिस का, याद हो गया। देखिए जो चीज़ अगर याद नहीं होता है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, आपको वहाँ पे दिया रहेगा, वहाँ पे जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखिए 41 नंबर है कि डैश के बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के। PDA का फुल फॉर्म क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस, क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस होता है, जो कि PDA का फुल फॉर्म होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियस, याद रखिएगा, P फॉर पेटेंट, D फॉर डक्टस, A फॉर आर्टेरियस, याद रखिएगा। 43 से नवजात शिशु के लाल रक्त कणों को जीवन काल कितना होता है, देखिए जो नवजात शिशु होता है उसका लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, 35 से 50 दिन होता है, जबकि नॉर्मल में 120 दिन होता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि खसरा का उद्भवन काल कितना होता है। जो खसरा होता है, खसरा का उद्भवन काल कितना होता है, तो खसरा का उद्भवन काल जो होता है वो 11 से 14 दिन होता है, कहीं कहीं 10 से 14 दिन देगा, तो आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की तरफ। देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी 40+ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि वीडियो को 2 बार याद देखिए, 2 बार देखिए ताकि याद हो जाए कन्फर्म। एक में है कि डैश को आधुनिक मनोरोग ज्ञान का पिता कहा जाता है, मतलब जो आधुनिक मनोरोग है उसका मनोरोग विज्ञान है, साइकोलॉजी का आधुनिक फादर किसे बोलते हैं, तो सिगमंड फ्रायड को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई है, पूछ देगा। नेक्स्ट है आपका कि IMHA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। आई फॉर इंडियन, M फॉर मेंटल और H फॉर हेल्थ और A फॉर एक्ट, ये होता है IMHA का फुल फॉर्म। तीसरा है किसी विशेष स्थिति एवं वस्तु से डर क्या कहलाता है, फोबिया कहलाता है। मैंने फोबिया के बारे में पढ़ा चुका हूँ, डर के बारे में, जिसमें व्यक्ति के मन में जो है किसी वस्तु या स्थिति से जो है समस्या उत्पन्न होने लगता है और वही जो है फोबिया का रूप ले लेता है, वही डर होता है। तो ये हो गया। चौथा है यादाश्त, मेमोरी खोने को क्या कहते हैं, तो एमनेसिया कहते हैं। मेमोरी में लॉस यानी मेमोरी को खोना एमनेसिया कहलाता है। पांचवा है यहाँ पे देख सकते हैं भावनाओं, इमोशन का ना होना क्या कहलाता है, इपैथी कहलाता है। देखिए भावना का ना होना मतलब इमोशन नहीं होगा तो उसे हम लोग इपैथी बोलते हैं, ये चीज़ है। और भावना होगा तो उसे हम लोग सिंपैथी बोलते हैं। तो वो जो भावना के कारण ही किसी में सहानुभूति आता है और भावना न होगा तो उसे एपैथी बोलते हैं। छठा है विश्व का पहला लूनेटिक एसुलम डैश में स्थापित किया गया। आपसे पूछेगा लूनेटिक एसुलम जो है कहाँ शुरू किया गया, कहाँ स्थापित किया गया पहला विश्व का, तो इंग्लैंड में, याद रखिएगा। सातवां है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डैश वर्ष में स्थापित किया गया, मीन्स राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ शुरू किया गया सबसे पहला, तो ये जो है 1956 में शुरू किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 1956 में स्थापित किया गया। आठवां है डैश व्यक्तित्व में व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है। कैसे व्यक्तित्व में जो है वो व्यक्ति का जो शरीर होता है गोल मटोल होता है, तो इंडोमॉर्फिक में हमने पढ़ाया है इंडोमॉर्फिक क्या होता है और इसका कौन कौन सा किस प्रकार का होता है, तो ये हमने व्यक्तित्व वाले में पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में। तो जो व्यक्तित्व होता है इंडोमॉर्फिक जो व्यक्तित्व होता है उसका व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि इंडोमॉर्फिक में शरीर का किसी व्यक्तित्व इंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व में व्यक्ति का शरीर कैसा होता है, तो गोल मटोल। नौवां है ईसा पूर्व मनोरोग का कारण डैश एवं डैश माना जाता था, बुरी आत्माएं दैवीय शक्ति। देखिए आज भी चल रहा है, आज भी है, ऐसा बात नहीं है कि ईसा पूर्व में माना जाता था, आज भी है बुरी आत्माएं और दैवीय शक्ति आज भी है। इसी को जो है मॉडर्न युग में मनोरोग माना जाता है, मानसिक रोग, बुरी आत्मा और दैवीय शक्ति को। नेक्स्ट है कि 10वां DSM का फुल फॉर्म क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। DSM का फुल फॉर्म क्या होता है, D फॉर डायग्नोस्टिक, S फॉर स्टैटिकल और M फॉर मैनुअल, ये होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। 11 है लिथियम औषधि डैश के रोगी को दी जाती है। लिथियम औषधि जो है किस प्रकार के रोगी को दिया जाता है, तो मनिया के रोगी को दिया जाता है। तो ये चीज़ समाज में रखिएगा कि मैनिया जो है लिथियम जो है मैनिया के रोगियों को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 12 नंबर बहुत शानदार है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग डस्ट को भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रैंक्विलाइजर में दिया जाता है। एंटीसाइकोटिक मतलब क्या होता है कि जो मनोरोगी होता है उसमें जो दवाई दिया जाता है उसे एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। यह जो है न्यूरोलेप्टिक और मेजर ट्रैंक्विलाइजर में भी दिया जाता है। न्यूरोलेप्टिक और मेजर ट्रैंक्विलाइजर एक बीमारी है मनोरोग का। नेक्स्ट है ECG का खोज किस वर्ष में हुआ, 1938 में हुआ, याद रखिएगा। 14 है बुलिडर द्वारा दिए गए 4A के लक्षण डैश रोग में दिखाई देती है। देखिए बुलिडर ने 4A का लक्षण दिया और ये किस रोग में दिखाई देता है, तो सिजोफ्रेनिक में। याद रखिएगा कि सिजोफ्रेनिक में 4A का लक्षण दिखाई देता है, जो बुलिडर में क्या होता है, बुलिडर ने दिया था। आपसे पूछ देगा कि 4A का लक्षण किस रोग में दिखाई देता है, तो सिजोफ्रेनिक में दिखाई देता है। या पूछ देगा कि सिजोफ्रेनिक में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, तो 4A, याद रखिएगा। ये हो गया। पूछेगा कि माइंड डैश ही कार्यात्मक रूप है। मन जो है किसका एक कार्यात्मक रूप है, तो मस्तिष्क, ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन में ही जो है मन का कोई भी चीज़ें एक्टिव होता है, कार्य करता है। 16 है मेंटली रिपार्टेड बच्चे में डैश पूर्ण विकसित नहीं होता है। देखिए मेंटली रिपार्टेड जो बच्चा होता है उसमें किसका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, तो मस्तिष्क का जो है पूर्ण रूप विकसित नहीं होता है मेंटली रिपार्टेड में। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं किसमें, 17 नंबर चिकित्सक की वह शाखा जो मनोरोग
मनोरोग की जांच, उपचार और रोकथाम से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? साइकियाट्री कहते हैं, मनोरोग विज्ञान कहते हैं। जिसमें मनोरोग से संबंधित जांच, उपचार, रोकथाम होता है उसे साइकियाट्री बोलते हैं, मनोरोग विज्ञान हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लिथियम एक औषधि है। लिथियम किस प्रकार की औषधि है? तो एंटी मैनिक औषधि है। हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मेनिया वाले रोगी को जो है लिथियम औषधि दिया जाता है, और जो भी बीमारी के लिए जो दिया जाता है तो उसमें एंटी लगा दीजिएगा तो उसके विरुद्ध में वो दवाई हो जाता है। मतलब मेनिया के विरुद्ध में जो दवाई आएगा उसे हम लोग एंटी मैनिक बोलेंगे, यानी एंटी मनिया बोलेंगे। हो गया। 19 नंबर है कि मानसिक रोगों की दवाइयाँ द्वारा उपचार विधि को क्या कहते हैं? साइकोफार्मेकोलॉजी बोलते हैं। देखिए, साइको मीन्स मनोरोग, मानसिक, और फार्मेकोलॉजी मतलब औषध विज्ञान, मतलब जो मानसिक रोग में जो दवाइयाँ के द्वारा उपचार होगा उसे साइकोफार्मेकोलॉजी बोलते हैं। मनोरचनाएं वह मानसिक प्रक्रिया है जो मदद करता है सामंजस्य में, एडजस्टमेंट में। देखिए, अब मनोरचनाएं या इसी को हम लोग मेंटल मैकेनिज्म बोलते हैं, तो ये क्या करता है? आदमी को एडजस्टमेंट बनाता है किसी भी चीज़ में। तो यही होता है क्या चीज़? मनोरचनाएं। मनोरचनाएं की डिटेल से पढ़ना भी है, पूछता भी है और हम पढ़ाए भी हैं। 21 है, रोगी का पुतले की स्थिति में रहना क्या कहलाता है? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। क्या चीज़? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई आदमी है, कोई रोगी है, वो पुतला के समान है, उसमें कोई ज़्यादा हरकत नहीं है, पुतला के समान है, तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। 22 है, साइकेट्रिक नर्सिंग वर्ष डैश में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। साइकेट्रिक जो नर्सिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये किस वर्ष जो है पाठ्यक्रम में, नर्सिंग के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो ये जो है 1946 में शामिल किया गया साइकेट्रिक नर्सिंग को पाठ्यक्रम में। 23 है, सही शब्दों को चुनने में कठिनाई होना क्या कहलाता है? एफेसिया कहलाता है। जिसमें होता है कि सही शब्द का चयन लोग जो है नहीं कर पाता है, उसे एफेसिया कहते हैं, या भाषण में प्रॉब्लम होना उसी को एफेसिया बोलते हैं। इसको स्पीच डिसऑर्डर भी बोलते हैं, एफेसिया को। 24 है, ईसीटी का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1938 में, और 38 में ये जो है बना भी, तैयार भी हुआ, और 1938 में इसका प्रयोग भी हुआ। नेक्स्ट है 25 में, मैंगोलिज्म का दूसरा नाम क्या है? तो मैंगोलिज्म का दूसरा नाम होता है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम हम पढ़ाए भी हैं। डाउन सिंड्रोम से बच्चा में जो है मानसिक रूप से वो क्या होता है? क्षतिग्रस्त होता है, उसमें पूर्ण रूप विकास नहीं होता है, या तो जो है पूर्णतः वकीर, मतलब उसमें मानसिक जो है विकास नहीं हो पाता है डाउन सिंड्रोम वाला से। वो जहाँ रहेगा वो सुस्त पड़ा रहेगा, लेजी होता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चा। ये हो गया। 26 है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को क्या कहते हैं? तो मूड एलिवेटर कहते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट किसे दिया जाता है? डिप्रेशन में दिया जाता है एंटी डिप्रेसेंट दवाई को। ये मूड एलिवेटर होता है। क्या चीज़? मूड एलिवेटर होता है, जिसे हम लोग मूड एलिवेटर को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी बोलते हैं। 27 है, डैश मन का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक मन का विज्ञान होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, व्यक्ति के मानसिक विकास का अपूर्ण होने की स्थिति को क्या कहते हैं? मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, जिसको हम लोग मंदबुद्धि हिंदी में कहते हैं। और मंदबुद्धि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति में मंदबुद्धि मतलब बुद्धि का यानी विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा, वही होता है मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन। 29 है, फ्रायर ने मनोरोग का कारण बताया मानसिक व मन का असंतुलन। और बिल्कुल सही है, मन पे असंतुलन नहीं है, मन पर संतुलन नहीं है, मतलब मन आपका असंतुलन है, वो मानसिक बीमारी हो गया। और यही जो है सिगमंड फ्रायड ने बताया। 30 है, दुखद व बुरी स्मृतियों को चेतना से निकाल देना शमन मतलब सप्रेशन कहलाता है। अब आपके मेमोरी में कोई ऐसा वह चीज़ है जो दुखद है और बुरी है, वो आप रिकॉर्ड करके मेमोरी में रखे हैं, उसको निकाल देंगे तो उसको हम लोग शमन बोलते हैं, सप्रेशन। तो आप लोग समझ जाइए कि दुखी और बुरी चीज़ों को मन से निकाल देना, याददाश्त से निकाल देना, मेमोरी से, वो होता है शमन। ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, सप्रेशन हो गया यहाँ पे सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है कि सामंजस्य में मदद करता है कौन? डिफेंस मैकेनिज्म। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि मनोरचनाएं किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो वह एक प्रकार के सामंजस्य के क्रियाएं हैं, तो यही होता है मनोरचनाएं। याद हो गया। 32 है, रोगी को व्यक्तिगत तौर पर अपने आप में एक विचित्र अवास्तविकता का एहसास होता है, उसे क्या कहते हैं? हैलुसन कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। मतलब इसमें आदमी का जो रोगी होता है उसको व्यक्तिगत तौर पर अपने आप में विचित्र तौर पर और वास्तविकता का एहसास होता है, उससे जो है विभ्रम कहते हैं। इसमें जो है वास्तविकता से हटके और उसको विचित्र एक लगता है रोगी को, वही होता है हाइलूसन मतलब विभ्रम। 33 है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक सोचने को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जो भी व्यक्ति अधिक सोचता है उसे हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। क्या चीज़? हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंता होता है, अधिक वो सोचता है, तो वही होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस।
नेक्स्ट है 34 नंबर है कि पैरानोइड साइजोफ्रेनिया अधिकांशतः डैश उम्र में होता है। देखिए जो पैरानोइड साइजोफ्रेनिया होता है अधिकांशतः 20 से 25 वर्ष के उम्र में होता है। कौन? पैरानोइड साइजोफ्रेनिया जो है 20 से 25 वर्ष की उम्र में अधिकतर होता है। 35 है डाइजापाम एक कौन सा औषधि है? तो एंटी एंजाइलोलाइटिक है। क्या चीज़? एंजियोलाइटिक। डाइजापाम एक एंजियोलाइटिक औषधि होता है। तो ये चीज़ होता है, आदमी को जो है डाइजापाम दिया जाता है ताकि वो नींद ले सके और आराम कर सके। तो यही होता है एंजियोलाइटिक औषधि होता है, याद रखिएगा। 36 है भीड़ से डर लगना, मतलब एग्रोफोबिया होता है। एग्रोफोबिया मीन्स भीड़ से डर लगना। 37 है, हम टाइप्स में पढ़ाए हैं फोबिया के। 37 है डैश ने मानसिक रोग चिकित्सा में भोजन, मालिश व व्यायाम पर जोर दिया। किसने जो है, कौन वैज्ञानिक ने मानसिक रोग में चिकित्सा में भोजन, मालिश और व्यायाम पर जोर दिया? हिप्पोक्रेटस ने ये बताया कि किसी को अगर मानसिक रोग चिकित्सा में जो है भोजन और मालिश और व्यायाम पर जोर दिया जाए तो ठीक हो सकता है, हिप्पोक्रेटस। 38 नंबर है, देखिए कि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाला साइकोसिस क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कोर्सकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म मतलब लंबे समय से कोई अगर एल्कोहल ले रहा है तो उसके कारण अगर मानसिक रोग होता है तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोर्सकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। क्या चीज़? कोर्सकॉफ सिंड्रोम, जिसमें लोग क्या होता है कि लंबे समय से एल्कोहल का सेवन करते हैं और फिर उसको कोई साइकोसिस मतलब मानसिक प्रॉब्लम होगा तो उसमें जो सिंड्रोम होता है वो कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है। क्या चीज़? कोर्सकॉफ सिंड्रोम, याद रखिएगा। 39 है व्यक्ति सामने कहे गए शब्दों को बार बार दोहराता है, उसे क्या कहते हैं? इकोलेलिया बोलते हैं। क्या चीज़? इकोलेलिया। इकोलेलिया होता है जिसमें व्यक्ति सामने जो भी वर्ड कहा गया उसको बार बार दोहराता हो तो उसे इकोलेलिया बोलते हैं। देखिए वीडियो को 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए 40 नंबर है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 40 नंबर कौन सा प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 40 में है कि ICD-10 डैश द्वारा दिया गया रोगों का वर्गीकरण है। ICD-10 जो है किसके द्वारा दिया गया एक रोगों का वर्गीकरण है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये समझिए ICD-10 जो है एक मानसिक रोग है जो वर्गीकरण किया गया है WHO के द्वारा। ये हो गया। नेक्स्ट है 41 है ICD-70 चैप्टर F में डैश रोगों का वर्गीकरण है। देखिए ICD-17 जो है चैप्टर F में किस रोगों का वर्गीकरण है? मानसिक और व्यवहारिक रोगों का। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ICD-70 में किस चैप्टर में मानसिक और व्यवहारिक रोगों का जो है वर्गीकरण है? तो चैप्टर F में, याद रखिएगा। 42 है स्पर्श की माया, मतलब हेलुसिनेशन ऑफ टच, मतलब विभ्रम को एक प्रकार से माया भी बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति को अवास्तविकता का बोध होता है, विचित्र लगता है उसमें। तो ये जो हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन ऑफ टच मतलब स्पर्श की माया, क्या कहलाता है? तो ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहलाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हेलुसिनेशन ऑफ टच को टेक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। और व्यक्ति के कहे गए सामने जो भी वर्ड है उसको हम लोग एकोलेलिया बोलते हैं। क्या चीज़? एकोलेलिया बोलते हैं। व्यक्ति के सामने जो कहा गया वर्ड है और उसको वह बार बार दोहराता है तो उसे हम लोग एकोलेलिया बोलते हैं। ICD-10 का वर्गीकरण किसने किया? WHO ने। ICD-70 में जो है चैप्टर F में मानसिक रोग और व्यवहारिक रोगों का जो है वर्गीकरण है। स्पर्श की माया हेलुसिनेशन ऑफ टच को जो है क्या कहते हैं? टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आएगा। तो जो बच गया है इसमें का 40 और लगभग बच चुका है तो समाप्त कर देंगे। तो लगभग 80 क्वेश्चन दोनों का मिला के हम लोग 80 प्लस कर चुके हैं और 80 के आसपास अभी और बचा हुआ है, जिसको हम लोग अभी कभी जो है कुछ दिनों में कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।